स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी वायर में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पर्यावरण एवं शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 9। इसके पहले हमने पर्यावरण एवं शिक्षा शास्त्र के प्रैक्टिस सेट अपलोड किए हुए हैं। मैथ्स के भी प्रैक्टिस सेट है और चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के प्रैक्टिस सेट भी कंटिन्यू चल रहे हैं मित्रों। तो आप सारे के सारे प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करके देखिएगा। आपसे कितने प्रश्न बन रहे हैं, कितने प्रश्न नहीं बन रहे हैं, उन सारे प्रश्नों को आप ध्यान से सॉल्व करके देखिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस की। तो यहाँ पर दिया हुआ है हमारा प्रश्न नंबर 1, निम्न में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए, एकल परिवार में दहेज प्रथा सामान्य बात है। एकल परिवार में बाल श्रम सामान्य बात है। दहेज प्रथा एवं बाल श्रम सामाजिक बुराइयां है। दहेज तथा बाल श्रम शहरों में सामान्य बात है। तो मित्रों यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि दहेज प्रथा और बाल श्रम दोनों की दोनों क्या है, बहुत बड़ी और सामाजिक बुराइयां है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। बात करेंगे हम प्रश्न नंबर 2 की। तो ये दिया हुआ है हमारा अगला प्रश्न नंबर 2, तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है। जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, भूनाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी, भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है, तो वो होती है हमारी भूतापीय ऊर्जा। तप्त भौम जल बोला है, यानी कि जैसे कि आप लोगों ने एक बात नोटिस की होगी, जैसे हम ट्यूबवेल का पानी जब हम निकालते हैं तो ट्यूबवेल के पानी से क्या होता, मतलब ट्यूबवेल का जो पानी होता है, तो अगर वो फ्रेश पानी आ रहा है तो वो गर्म आता है थोड़ा सा। ठीक है, तो यानी वो अंदर जो होता है पानी वो कैसा होता है, गर्म होता है, वहाँ पर भूतापीय ऊर्जा होती है। ठीक है, तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है, तो ये भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है उससे। ठीक है, तो इस प्रकार से। और ये हमारा अगला प्रश्न नंबर 3, स्कीमो अपने घर इग्लू का निर्माण पर फिर से करते हैं, इसका क्या कारण है। ठीक है, स्कीमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या तात्पर्य है। ठीक है, बर्फ से करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पर बर्फ आएगा मित्रों। ठीक है, तो बर्फ, ठंडी हवा तथा पानी। स्कीमो आप लोगों ने देखा होगा, मतलब फोटोज में देखा होगा या बुक में भी पिक्चर्स दी हुई है। स्कीमो के जो घर होते हैं इग्लू, ठीक है, इस प्रकार से कुछ होते हैं वो, और उसमें क्या होता है, बर्फ की दीवारें होती है। ठीक है, बर्फ की ठंड क्यों करते हैं, ऐसा हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देता है। बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। बर्फ मुफ्त में मिलती है, अन्य सामग्री की कीमत अधिक होती है। ठीक है, ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ ही उपलब्ध होती है। तो मित्रों यहाँ पर हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, बर्फ की दीवारों के बीच जो मौजूद हवा होती है। ठीक है, बर्फ की दीवारों के बीच जो मौजूद हवा होती है, हवा अंदर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देती है। ठीक है, मतलब इस तरीके का कुछ रहता है इग्लू हाउस। ठीक है, तो यहाँ पर जो बर्फ की दीवारें होती है, ठीक है, जो बर्फ की दीवारें होती है, तो इनके बीच में जो हवा रहती है, यानी कि इस तरीके की यहाँ पर, तो ये जो अंदर की गर्मी है, ठीक है, अंदर की गर्मी को ये बाहर नहीं जाने देती। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो गर्मी रहेगी वो अंदर ही रहेगी, तो इसमें रहने वाला जो व्यक्ति है उसे गर्माहट का अनुभव होगा। इस कारण से स्कीमो जो है वो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं। ओके, और इस प्रकार से ये हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। ठीक है, चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट होता है। एस्कॉर्बिक अम्ल, कैल्सीफेरॉल, थायरॉक्सिन और थायमिन। तो मित्रों यहाँ पर जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थायमिन हार्मोन जो है। ठीक है, थायमिन हार्मोन, चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन, थायमिन। ठीक है, तो ये हो जाएगा, थायमिन हार्मोन बोल रही हूँ मैं, तो ये होता है विटामिन। तो थायमिन विटामिन जो है वो चावल को पॉलिश करने पर वो नष्ट हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो चावल जैसे जो बेचने के लिए आते हैं, ठीक है, यानी जो भी दुकानों में रहते हैं, तो वो बहुत वाइट टाइप के दिखते हैं, उन पर क्या होते हैं, पॉलिश होते हैं। वो अट्रैक्ट करने के लिए, आकर्षक दिखाने के लिए उन्हें पॉलिश किया जाता है। लेकिन अगर हम देसी चावल की अगर बात करें, तो देसी चावल का, यानी कि जो खेत से निकला हुआ चावल होता है, उनका कलर उतना ज़्यादा ब्राइट नहीं होता है, थोड़ा सा येलो टाइप का होता है, और वो किसी भी प्रजाति का रहे वो, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा डल कलर होता है। लेकिन जब उस चावल पर पॉलिश कर दिया जाता है तो वो एकदम ब्राइट दिखता है, और इस कारण से वो अट्रैक्टिव दिखता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर नुकसान ये होता है कि उसमें जो थायमिन विटामिन होती है वो नष्ट हो जाता है। ठीक है,
बात करें हम प्रश्न नंबर 5 की, तो प्रश्न नंबर 5 इस प्रकार से है, यदि एक अध्यापक आलू, चावल, ब्रेड व शक्कर के उदाहरणों का सहारा लेता है तो वह क्या पढ़ाना चाह रहा है। ठीक है, यदि एक अध्यापक आलू, चावल, ब्रेड व शक्कर के उदाहरणों का सहारा लेना चाहता है तो वह क्या पढ़ाना चाह रहा है। विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और खनिज लवण। तो यहाँ पर होगा मित्रों हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्योंकि देखिए आलू में भी कार्बोहाइड्रेट होता है, चावल में भी होता है, ब्रेड में भी होता है और शक्कर में भी होता है। ठीक है, देखो प्रोटीन तो होता नहीं है, ठीक है, विटामिन भी नहीं और खनिज लवण भी नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी, कार्बोहाइड्रेट। ओके, शक्कर में सुक्रोज होता है जो कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है। ठीक है, ब्रेड में भी कार्बोहाइड्रेट होता है, चावल में भी जो मंड होता है, ठीक है, मंड जिसे हम स्टार्च कहते हैं वो चावल में होता है जो कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है, और आलू में भी क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। ओके, और इस प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, ऑप्शन नंबर पीने के पानी में रोगाणुनाशक डालते हैं। ठीक है, पीने के पानी में रोगाणुनाशक डालते हैं। ऑप्शन नंबर ए पोटेशियम परमैंगनेट तथा क्लोरीन, ऑप्शन नंबर बी पोटेशियम क्लोराइड तथा क्लोरीन, ऑप्शन नंबर सी सोडियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर डी पोटेशियम सल्फाइड तथा क्लोरीन। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट तथा क्लोरीन पीने के पानी में रोगाणुनाशक डालते हैं। आप लोगों ने कई बार ये नोटिस किया होगा कि कुछ नल का जो पानी होता है अगर वो उसमें रोगाणुनाशक डाला हुआ है तो उसका स्वाद थोड़ा कुछ अलग आता है। एक बात यहाँ पर याद रखिएगा, जैसे रेलवे स्टेशन का जो हम पानी पीते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट तथा क्लोरीन जैसी चीज़ें वहाँ पर रोगाणुनाशक के रूप में डाली जाती है, और उस कारण उसका जो टेस्ट होता है वो हमारा पानी मतलब हमारे घर के पानी से बिल्कुल अलग आता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए। बात करें हम प्रश्न नंबर 7 की, भूकंप मापा जाता है बोफोर्ट में, डेसिबल में, न्यूटन में, रिएक्टर पैमाने में। ठीक है, तो भूकंप जो मापा जाता है मित्रों वो मापा जाता है रिएक्टर पैमाने में। ठीक है, किस में मापा जाता है, रिएक्टर पैमाने में। ओके, डेसिबल जो है वो ध्वनि में मापती है, बल को हम न्यूटन से मापते हैं। बोफोर्ट पैमाना, यहाँ तो ये मुझे भी नहीं पता बोफोर्ट पैमाना, लेकिन यहाँ पर अगर बात करें रिएक्टर पैमाने, ठीक है, रिएक्टर पैमाने में हम क्या मापते हैं, भूकंप मापते हैं। ओके, तो इस प्रकार से हम बात करें अब अगले प्रश्न की, तो प्रश्न नंबर 8 है हमारा अगला प्रश्न, कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। भूकंप, शॉर्ट सर्किट से लगी आग, सुनामी और चक्रवात। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पूछा गया कि कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। ठीक है, नेचुरल डिजास्टर कौन से इसमें से नहीं है। तो मित्रों यहाँ पर अगर हम देखें तो भूकंप भी प्राकृतिक आपदा है, ठीक है, सुनामी भी और चक्रवात भी, लेकिन हमसे पूछा है प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा शॉर्ट सर्किट से लगी आग। कई बार क्या होता है, जो बिजली के खंभे होते हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े ट्रांसफार्मर्स होते हैं, तो वहाँ पर शॉर्ट सर्किट होता है और उससे बहुत भयानक यानी कि बड़ी आग लग जाती है, कहना चाहिए बड़े स्तर पर आग लग जाती है, कई कॉलोनी में बहुत बड़े स्तर पर आग लग जाती है। तो ये शॉर्ट सर्किट की जो आग होती है वो प्राकृतिक आपदा नहीं होती, वो मानव निर्मित होती है। और प्रश्न नंबर 9 में दिया हुआ है कि इनमें से कौन सा अम्ल वर्षा में उपस्थित होता है। ठीक है, अम्ल वर्षा में कौन सा ऐसा अम्ल है जो उपस्थित होता है, HNO3, H2SO4, CH3COOH, एसिटिक अम्ल। ठीक है, और यहाँ पर देखें तो H2SO4 और ए और बी दोनों। ठीक है, तो ये अगर हम आंसर की बात करें तो हमारा आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यानी कि ए और बी दोनों। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। ओके, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो दोनों के दोनों कहाँ रहते हैं, अम्ल वर्षा में रहते हैं, क्योंकि वातावरण में पाई जाने वाली जो नाइट्रोजन है और जो सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों प्रदूषण के थ्रू वातावरण में उत्सर्जित होते हैं, और ये कहाँ, मतलब जब ये वायुमंडल में जाते हैं, ठीक है, तो वायुमंडल में उपस्थित रहती है आर्द्रता। ठीक है, वायुमंडल में क्या उपस्थित रहती है, हमारी आर्द्रता यानी कि हमारा H2O। ओके, नमी। तो इस नमी से अभिक्रिया करके वो क्या बना लेता है, जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो बना लेता है HNO3। ठीक है, और जो SO2 होती है सल्फर डाइऑक्साइड वो बना लेता है H2SO4। ठीक है, और नाइट्रिक अम्ल और जो हमारा H2SO4 है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो अम्ल वर्षा में उपस्थित होता है। जब वर्षा होती है तो वो जो अम्ल बना हुआ है वो वर्षा के रूप में नीचे आता है। ठीक है, तो यही होती है अम्ल वर्षा। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बात करें हम प्रश्न नंबर 10 की, तो प्रश्न नंबर 10 इस प्रकार से है, निम्न में से किस स्तर से नीचे जाने पर ओजोन परत में
निम्न में से किस स्तर से नीचे जाने पर ओजोन परत में क्षेत्र की संख्या दी जाती है। ठीक है, ओजोन परत में जो छेद है उसकी संख्या दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम आंसर ऑप्शन नंबर ए 800 DU, ऑप्शन नंबर बी 400 DU, ऑप्शन नंबर सी 200 DU। तो यहाँ पर देखिए हम, तो हमारा आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा आप कि इस स्तर से नीचे जाने पर ओजोन परत क्षेत्र की संख्या दी जाती है। सॉरी, छेद नहीं है वो, क्षेत्र की संख्या, यानी कि यहाँ पर ओजोन परत उपस्थित है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी। बात करें हम प्रश्न नंबर 11वें की, तो प्रश्न नंबर 11वां यहाँ पर दिया हुआ है, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। ठीक है, खरीफ की फसल की अगर बात करें तो हमारी बारिश वाली फसलों की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो चावल, गन्ना, गेहूं और मक्का। तो मित्रों यहाँ पर देखिए चावल भी हम जून जुलाई में बोते हैं। ठीक है, गन्ना भी कहना चाहिए, ये भी हमारी खरीफ की फसल ही है, और मक्का भी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गेहूं, जो हमने अभी बोया हुआ है, रबी की फसल कहलाती है गेहूं की फसल। ठीक है, ये होती है रबी की फसल गेहूं। और जो चना होता है, जो अलसी होती है, ये होती है हमारे गेहूं की रबी की फसलें। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्योंकि गेहूं जो है वो खरीफ की फसल नहीं है। ओके, बात करें हम प्रश्न नंबर 12वें की, तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न नंबर 12वां ये है। और प्रश्न नंबर 12वें में दिया हुआ है, कुछ जानवर रात में जागते हैं। ये जानवर हर चीज को जिन रंगों में देखते हैं वह है। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो रात में जागते हैं, और ये जो जानवर होते हैं वो हर चीज को रात में कौन से कलर में देखते हैं, या दिन में भी उन्हें वैसा ही कलर दिखाई देता है। तो बैंगनी और नीला, हरा और पीला, काला और सफेद, लाल और संतरी। ठीक है मित्रों, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर काला और सफेद, जैसे कि उल्लू है। ठीक है, उल्लू रात में जागता है, तो उल्लू जो है वो हर चीज को काला और सफेद रंग में ही देखेगा। ठीक है, रात हो या दिन हो। ठीक है, क्योंकि उसका मतलब उसकी आंखों में दूसरे कलर वो देख पाने की क्षमता उसमें नहीं होगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी। और ये हमारा प्रश्न नंबर 13, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं। ठीक है, कैरोटीनॉइड, लाइकोपीन, एंथोसाइनिन और क्लोरोफिल। तो मित्रों जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो प्राकृतिक वस्तुएं जैसे कि पेड़ पौधे हो गए, या हमारी फल सब्जियां हो गई, या जो हमारे अनाज हो गए, उनमें विभिन्न प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं। वर्णक पाए जाने के कारण वो अलग अलग कलर के होते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि टमाटर का कलर कैसा होता है, लाल रंग का होता है। ठीक है, आप अगर मौसम्बी की बात करें तो वो हल्के येलो कलर की होती है, ग्रीन कलर की होती है। मतलब यहाँ पर देखिए कि फलों का भी कलर बहुत डिफरेंट होता है। बैगन का कलर बहुत डार्क बैगनी होता है। तो ये किन के कारण होता है, ये होता है वर्णकों के कारण। जैसे कि हमारा पत्ती का कलर जो होता है वो हरे कलर का होता है। क्यों? क्योंकि इसमें हरित वर्णक होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें, हमसे पूछा गया है उपस्थिति के कारण, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं। ठीक है, सिंपल है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल यानी कि क्लोरोप्लास्ट हरित लवक। ओके, तो यह हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो गया हमारा यहाँ पर आंसर। बात करें अब हम प्रश्न नंबर 14 की, तो प्रश्न नंबर 14 ऐसा है, पर्यावरण सुरक्षित ईंधन है डीजल, लकड़ी, गैस और केरोसिन। ठीक है, तो पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान करने वाला जो सुरक्षित ईंधन है वो क्या होगा मित्रों? ऑप्शन नंबर सी, गैस। ठीक है, अब गैस भी कौन सी? जो हमारी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी। जो प्राकृतिक गैस है वो पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान करती है, मतलब उतना ज़्यादा वो प्रदूषण नहीं फैलाती है। ठीक है, और ये इस प्रकार से प्रश्न नंबर 15 है। प्रश्न नंबर 15 जो है वो बड़ा दिया हुआ है, थोड़ा सा इस प्रकार से हम इसे पढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और दिए गए आधार पर सही कूट का हमको चयन करना है। ठीक है, कुम्हार, लोहार, राजगीर और दर्जा, विभिन्न प्रकार के पेशे और कार्य से संबंधित हमने एक चैप्टर पढ़ा हुआ है मित्रों। इसके हमने कम से कम 3 वीडियो एक ही चैप्टर पर हमने अपलोड किए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही है, कुम्हार जो है वो क्या करता है? मिट्टी की चीज़ों का निर्माण करता है, मतलब फर्स्ट का A का 4th। ठीक है, यहाँ पर A का 4th इसमें और इसमें है। ठीक है, लोहार जो है वो लोहे से निर्मित वस्तु का निर्माण करता है, मतलब B का 2nd। तो ये तो है नहीं, मतलब ये वाला आंसर हमारा होगा नहीं। ठीक है, राजगीर और दर्जी। अब देखिए राजगीर का अगर अर्थ समझ में नहीं भी आ रहा है, फिर भी हम यहाँ पर देखते हैं दर्जी तो कपड़े बनाता है, तो ये हो जाएगा D का 1st। तो राजगीर क्या करता है मित्रों? भवन निर्माण करता है। ठीक है, मतलब जो मिस्त्री हम कहते हैं राजगीर। ठीक है, तो अभी हम आधुनिक भाषा में उसे इंजीनियर करते हैं, तो भवन निर्माण करता है कौन? राजगीर। ओके,
बात करें हम प्रश्न नंबर 16 की, तो यहाँ पर जैसा कि आपको समझ में आ ही गया होगा कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और ये अब हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 अंतरिक्ष विज्ञान से लिया गया है। अंतरिक्ष विज्ञान के भी प्रश्न हमने अपलोड किए हुए हैं। अंतरिक्ष में जाने वाली विश्व की प्रथम महिला कौन सी थी? ठीक है, वैलेंटीना तेरेश्कोवा, यूरी गागरिन प्रथम महिला बोला है, कैरोलिन पोर्को और सुनीता विलियम्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा मित्रों वैलेंटीना तेरेश्कोवा। ठीक है, क्योंकि यूरी गागरिन जो थे वो तो मेन थे, ठीक है, वो रूस के थे, और यहाँ पर हमें पूछा गया कि विश्व में जाने वाली प्रथम महिला कौन सी थी, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए वैलेंटीना तेरेश्कोवा। ओके, बात करें हम अगले प्रश्न की, तो प्रश्न नंबर 17 तो इस प्रकार से दिया हुआ मित्रों हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17। ठीक है, भारत के प्रसिद्ध मंगल ग्रह अभियान को खालिस्तान के नाम से बुलाया गया था। ठीक है, भारत के प्रसिद्ध मंगल ग्रह अभियान को खालिस्तान के नाम से बुलाया गया था। ऑप्शन नंबर ए BRO, ऑप्शन नंबर बी MIS, ऑप्शन नंबर सी MOM और ऑप्शन नंबर डी DAD। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारा आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी MOM। ठीक है, MOM के नाम से किसे बुलाया गया था? भारत का जो प्रसिद्ध मंगल ग्रह अभियान था उसे बुलाया गया था MOM नाम से। ठीक है, बात करें अब हम अगले प्रश्न की, तो ये है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 केरल में फसल पकने की खुशी में मनाया जाता है। देखिए, ये आप प्लीज एक बार एग्जाम में जाने से पहले एक बार देख लीजिएगा जो फसल वाले त्यौहार है। ठीक है, फसल वाले त्यौहार जैसे पंजाब में हम मनाते बैसाखी। ठीक है, हमारे देश में, हमारे राज्य में कौन सा मनाते हैं, या कम से कम 8 से 10 राज्य ऐसे जहाँ पर फसल के त्यौहार मनाए जाते हैं। असम में बिहू मनाया जाता है। इस प्रकार से हम केरल की बात करें तो केरल में फसल पकने की खुशी में मनाया जाने वाला कौन सा त्यौहार है? बैसाखी, ओणम, पोंगल और बिहू। तो यहाँ पर हो जाएगा मित्रों हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी ओणम। ठीक है, ओणम जो है वो केरल में फसल पकने की खुशी में, फसल जब काटी जाती है तो उसकी खुशी में एक त्यौहार मनाया जाता है। जिस प्रकार असम में बिहू मनाया जाता है, पंजाब में बैसाखी मनाया जाता है, उसी प्रकार से केरल में ओणम मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, बात करें हम अगले प्रश्न की, तो ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 में दिया हुआ भारत के किस राज्य को सोया प्रदेश कहते हैं? मतलब सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में जो सोयाबीन का उत्पादन है वो सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में कौन से प्रदेश में होता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी गुजरात, ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़। ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश जो है वो भारत के किस राज्य को पूछा गया है तो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में सोयाबीन का उत्पादन होता है, इसलिए मध्य प्रदेश को हम सोया प्रदेश कहते हैं। ओके, बात करें अब अगले प्रश्न की, तो प्रश्न नंबर 20, और ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20। मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? ये आता है, और यहाँ पर देखिए मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ इंडिया का मैप देखकर जाइएगा। एग्ज़ाम देने जाएंगे तो इंडिया का मैप देखकर ज़रूर जाइएगा, क्योंकि मैप से मतलब एक क्वेश्चन आता है और पूछा जाता है। मैंने 3 से 4 बार इसे नोटिस किया है कि मैप से क्वेश्चन आता है। ठीक है, मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? ऑप्शन नंबर ए 7, ऑप्शन नंबर बी 8, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर डी 5। तो मित्रों यहाँ पर हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी 5। 5 राज्यों से होकर गुजरती है मध्य प्रदेश की सीमा जो है। ठीक है, मध्य प्रदेश बीच में है, और अगर हम देखें तो 5 राज्य ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश की सीमा से होकर गुजरती मतलब स्पर्श करते हैं। ओके, बात करें अब अगले प्रश्न की, तो प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 जो है प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठ्यचर्या में होना चाहिए। पेडागोजी का क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठ्यचर्या में क्या होना चाहिए? ठीक है, पाठ के अंत में अधिक से अधिक अभ्यास प्रश्न सम्मिलित होना चाहिए, और अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान किया जाना चाहिए, और संकल्पनाओं की विवृत व्याख्या पर अधिक एकाग्रता होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी पदों की यथार्थ परिभाषा पर अधिक बल देना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो
प्राथमिक स्तर पर देखिए, प्राथमिक स्तर जैसे ही बोला, कोई भी स्तर जैसे ही बोला, वैसे ही आपके दिमाग में बच्चे आ जाना चाहिए कि भाई इस स्तर के बच्चे कितने छोटे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम अधिक से अधिक प्रश्नों को शामिल तो नहीं करेंगे प्राथमिक स्तर में। ठीक है, और संकल्पनाओं पर भी उतना अधिक हम फोर्स या कहना चाहिए मतलब फोकस नहीं करेंगे, और पदों की यथार्थ परिभाषा पर अधिक बल नहीं देंगे। लेकिन हम अगर बात करें तो हम छोटे बच्चों के लिए एक चीज़ कर सकते हैं कि अपने आसपास को सबसे अधिक खोजने, यानी कि अपने आसपास खोजने के अवसर उन्हें अधिक से अधिक प्रदान करें। उन्हें बताएं कि मुद्रा के बारे में अगर हम पढ़ा रहे हैं तो जब वो दुकान पर जाए, ठीक है, सुबह ब्रेड लेने, चाय पत्ती लेने, या बच्चे जाते ही अधिकतर दुकान पर, ठीक है, तो वो वहाँ पर आप उनको ऐसा बताएं कि वो मुद्रा वाला कॉन्सेप्ट जो है वो वहाँ पर क्लियर कर ले। ठीक है, और अगर हम उन्हें यातायात के साधन पढ़ा रहे हैं पर्यावरण में, तो हम उन्हें जब बच्चा बस को देखे, जब बच्चा ट्रैक्टर को देखे, जब बच्चा स्कूटर को देखे, बाइक को देखे, तो उनके अंदर वो यातायात का जो चैप्टर आपने पढ़ा है वो आ जाना चाहिए। मतलब हमें उनके आसपास को खोजने के सबसे अधिक अवसर प्रदान करना है। ओके, बात करें अब अगले प्रश्न की, तो प्रश्न नंबर 22, प्रश्न नंबर 22 में दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से दृश्य श्रव्य सामग्री है। ठीक है, ये हमारे पर्यावरण में एक चैप्टर दिया हुआ है पाठ्य सामग्री करके। ठीक है, तो दृश्य श्रव्य सामग्री यानी कि हम उसे देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। रेडियो केवल और केवल श्रव्य सामग्री है। टेप रिकॉर्डर, ठीक है, ये भी श्रव्य सामग्री है। टेलीविजन और ग्रामोफोन भी श्रव्य सामग्री है, लेकिन टेलीविजन एक मतलब टेलीविजन में हम दृश्य और श्रव्य दोनों काम कर सकते हैं, देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बात करें प्रश्न नंबर 23 की, तो प्रश्न नंबर 23 इस प्रकार से दिया हुआ है, शिक्षा से क्या लाभ है। ठीक है, पर्यावरण शिक्षा से क्या लाभ है, पर्यावरण के महत्व का ज्ञान, पर्यावरण प्रदूषण के कारणों की जानकारी, प्रदूषण के प्रभाव से बचने के उपाय, उपरोक्त सभी। देखिए, पर्यावरण शिक्षा से क्या लाभ है वो हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा उपरोक्त सभी। हमें पर्यावरण का ज्ञान के महत्व का ज्ञान भी हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषण की जानकारी भी हो रही है, और पर्यावरण प्रदूषण के प्रभाव से बचने के उपाय भी हमें पता चल रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इस प्रकार से अब बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। तो ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिक विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा। ठीक है, समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिक विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा। ऑप्शन नंबर ए निर्धारण मापनीय, ऑप्शन नंबर बी दत्त कार्य, ऑप्शन नंबर सी कागज पेंसिल परीक्षण, ऑप्शन नंबर डी मौखिक प्रश्न। तो मित्रों यहाँ पर हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समूह कार्य में पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिक विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त रहेगा। ठीक है, निर्धारण मापनीय भी नहीं, कागज पेंसिल परीक्षण भी नहीं, मौखिक प्रश्न भी नहीं, लेकिन अगर हम उन्हें दत्त कार्य दे रहे हैं, समूह में कोई प्रोजेक्ट दे रहे हैं, कोई होमवर्क ऐसा दे रहे हैं कि वो समूह में काम कर सके, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे अच्छा यही हमारे लिए उनका आकलन करने का उपकरण होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और बात करें प्रश्न नंबर 25 की, तो ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधि या गतिविधियां हैं। ईवीएस की कक्षा यानी कि हमारी पर्यावरण की कक्षा में कौन सी गतिविधियां है। चित्र खींचना, फील्ड भ्रमण, श्यामपट्ट का प्रयोग, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उपयुक्त सभी यानी कि कौन कौन सी गतिविधियां, अगर हम चित्र बना रहे हैं वो भी एक प्रकार की गतिविधि है, फील्ड भ्रमण, क्षेत्रीय भ्रमण वो भी एक प्रकार की गतिविधि है, श्यामपट्ट का प्रयोग ये भी एक प्रकार की गतिविधि है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ओके, बात करें प्रश्न नंबर 26 की, तो प्रश्न नंबर 26 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य नहीं है पूछा गया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पर्यावरण से संबंधित ज्ञान भी हमारी पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है। प्रदूषण की समस्या, सामाजिक चेतना और जनसंख्या नियंत्रण। तो देखिए मित्रों, यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारा यानी कि देखो कौन सा उद्देश्य नहीं है, तो प्रदूषण की समस्या से अवगत होना भी हमारा उद्देश्य है। ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण करना भी हमारा उद्देश्य है, सामाजिक चेतना, लेकिन यहाँ पर जो आंसर होगा मित्रों वो हो जाएगा हमारे प्रदूषण की समस्या। ठीक है, यानी कि पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य नहीं है
एक मिनट, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक चेतना। ठीक है, यहाँ पर ये भी इफेक्टिव है, ये भी इफेक्टिव है, ये भी इफेक्टिव है। कई बार ऐसा होता है कि जो पेडागोजी के क्वेश्चन होते हैं उसमें हमें कुछ ऑप्शन सही लगते हैं, तो यहाँ पर हमें वो देखना है कि जो 80% सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ये भी इफेक्टिव है, उतना ये भी है, लेकिन सामाजिक चेतना इसका उद्देश्य नहीं है। ठीक है, और प्रश्न नंबर 27 ये है, सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। ठीक है, सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना चाहिए। ठीक है, इससे शिक्षार्थियों को विद्यमान विचारों और अभ्यास प्रश्नों पर करने के योग्य बनाना चाहिए। इसे बच्चों को समाज के लिए एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में बनाना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा बड़ा प्रश्न है ये, तो हमें पूछा गया कि सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। ठीक है, इसे बच्चों की संस्कृति अभ्यासों में विविधता का सम्मान करने योग्य बनाना चाहिए। कौन सा उद्देश्य नहीं है। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि इससे बच्चों की मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने के योग्य बनाना चाहिए। कोई भी चीज़ अब हमें याद नहीं करना है, रटना नहीं है। NCF 05 ने ये कहा है कि हम सबसे ज़्यादा गतिविधि आधारित अध्ययन पर ध्यान दें। ठीक है, मतलब व्यवहारिक अध्ययन पर ध्यान दें, हमें रटने की जो प्रक्रिया है उसे बिल्कुल हटाना ही है। ठीक है, आप लोगों ने अगर NCERT की अगर बुक पढ़ी होगी, NCERT की बुक अगर आपने फर्स्ट मतलब 3rd to 5th पढ़ी होंगी पर्यावरण की, तो जो सामने एक आमुख करके एक पेज दिया हुआ है। ठीक है, सामने एक आमुख करके एक पेज दिया हुआ है। ठीक है, आमुख करके जो पेज दिया हुआ है ना, शायद आमुख ही लिखा हुआ है उसमें, तो वहाँ पर आप देखिएगा, वहाँ पर भी आप लोगों के लिए बहुत एक शिक्षक के लिए कुछ दिया हुआ है। तो उस शिक्षक में सारी चीज़ें दी हुई है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, और हम शिक्षक होने के नाते बच्चों का जो भविष्य है, बच्चों की जो पढ़ाई है, उसे हम किस ओर लेकर जा सकते हैं। बहुत अच्छा दिया हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा, और बहुत कहना चाहिए कि वो महत्वपूर्ण है हमारे लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करें हम प्रश्न नंबर 28 की, तो ये हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 28। ठीक है, बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयास सर्वोत्तम है। ठीक है, बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रयास सर्वोत्तम है। हमें बच्चों के अंदर सामाजिक भावना का विकास करना है, प्रयास करना है, कौन सा सबसे बेस्ट है वो बताना है। विद्यालय में विभिन्न त्योहारों का आयोजन करना, अभिभावकों को विद्यालय में आमंत्रित कर बैठकों का आयोजन करना, बच्चों को स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करना, और विद्यालय में बाल मेला आयोजित करना। हमें सामाजिक भावना का विकास करना, और हम सबसे अच्छा क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मित्रों। मतलब विद्यार्थियों में हमें स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का आयोजन करना है। ठीक है, स्वस्थ स्पर्धा का आयोजन अगर हम करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा आंसर, और बच्चों में सामाजिक भावना का विकास होगा। ओके, बात करें प्रश्न नंबर 29 की, तो प्रश्न नंबर 29 दिया हुआ है ये। प्रश्न नंबर 29, सभी बच्चों को पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण तथा सीखने के लिए प्रत्येक शिक्षक कक्षा में आवश्यकता होती है। ठीक है, प्रत्येक शिक्षण कक्षा में आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 29 में दिया हुआ है कि सभी बच्चों को पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण तथा सीखने के लिए प्रत्येक शिक्षण कक्षा में आवश्यकता होंगी। ठीक है, संज्ञानात्मक आयु उपयुक्त पाठ्यक्रम, अनुकूल तथा धर्मरहित परिवेश, स्कूल आधारित आकलन तथा आख्या प्रस्तुत करना, और उपरोक्त सभी व्याख्या प्रस्तुत करना है वो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा मित्रों उपरोक्त सभी बच्चों को पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण तथा सीखने के लिए प्रत्येक शिक्षण कक्षा में क्या क्या आवश्यकता होगी। ठीक है, तो हमें संज्ञानात्मक आयु का भी ध्यान रखना है, उपायुक्त पाठ्यक्रम का भी, अनुकूल तथा धर्म रहित, मतलब ये किसी भी विशेष धर्म की तो हमें शिक्षा देना है नहीं, सभी जाति धर्म, सभी पंथ, जिस भी जाति धर्म के बच्चे आ रहे हैं सभी को समान रूप से शिक्षा देना है। ठीक है, तो स्कूल आधारित आकलन तथा व्याख्या प्रस्तुत करना, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी। और ये है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 में दिया हुआ स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है। ठीक है, स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है,
ऑप्शन नंबर है दिशात्मक कौशल, चित्रण कौशल, स्थितीय कौशल और ग्राफिक कौशल। ठीक है, हमें क्या क्या समझना है, स्थान, दूरी और दिशा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि हमें इनके सापेक्ष अगर हम स्थिति को समझने की क्षमता है तो हम क्या अर्जित कर सकते हैं, कौन सा कौशल अर्जित कर सकते हैं। ठीक है, तो यह हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी तो ये हो जाएगा चित्रण कौशल। चित्रण कौशल यानी कि जो जैसे मैप वगैरह हम पढ़ते हैं, ठीक है, मैप वगैरह पढ़ते हैं तो हमें स्थान, दूरी और दिशा तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी, चित्रण कौशल। ओके, अब ये इस प्रकार से हमारा आज का जो प्रैक्टिस सेट यहाँ पर एंड होता है मित्रों। ठीक है, तो आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा पॉजिटिव रहकर और हमारे सारे के सारे प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिएगा और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो वो सारे टॉपिक को आप रिवाइज करके जाइएगा। और अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और थैंक यू सो मच।